अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा जी सोशल मीडिया की चुगलियाँ जो हैं वो पिछली भी दफ़ा भी हमने पेश की थी, तो उनमें से एक आध चुगली रह गई है तो वो आपकी शान में पेश की, आपकी खिदमत के अंदर गुजारिश कर दी जाए। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे महंगे एंकर जो है उन्होंने एक इंटरव्यू करने के लिए रिपोर्ट भेजी और रिक्वेस्ट भेजी चीफ मिनिस्टर हाउस को, और चीफ मिनिस्टर हाउस ने उसे एंडोर्स कर दिया। उन्होंने कहा जी सवालात मौज़ूआत बताएं, मौज़ूआत बता दिए गए। फिर कहा जी सवालात बताएं, फिर सवालात बता दिए गए। और एन मौके पे 6 बजे सुना रिकॉर्डिंग होनी थी, या जब भी रिकॉर्डिंग होनी थी उससे आधा घंटा पहले सारे मोबाइल ऑफ हो गए। इनकार भी किया जा सकता था कि नहीं जी हमारी बात नहीं बन रही, आप तशरीफ़ ना लाएं, लेकिन बिल्कुल राब्ते में से निकल जाना, ये जो होता है ये तो टॉर्चर करना होता है। और इंतकामन जो है वो उन्होंने भी, कामरान खान साहब ने भी आके तो फिर मतलब कि बताया। अगरचे कामरान खान साहब ने उस्मान बज़दार को या उसके सरपरस्तों को बेनकाब करने में थोड़ी सी अपनी भी इज़्ज़त गंवाई। हम खान साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे। मैं उनके तरीके सहाफ़त से कभी भी ना इम्प्रेस हुआ हूँ, ना कभी इंस्पायर हुआ हूँ, ना कभी उसको फॉलो करने की कभी कोई कोशिश रही है जहन के अंदर। वो तो सहाफ़त से ज़्यादा कुछ और चीज़ है जो मैं कहना नहीं चाह रहा यहाँ पे, जो वो करते हैं। लेकिन बहरहाल उनकी एक पेशा बनाना रिस्पेक्ट तो हम करते हैं ना। उनके उस दिन के उस प्रोग्राम के बाद जिसमें उन्होंने बताया कि बाद के ये इंटरव्यू क्यों नहीं हो सका, मुझे ये कहने की इजाज़त दी जाए कि इससे उन्होंने अपना मर्तबा कम किया मेरी नज़र के अंदर, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की नज़र के अंदर उन्होंने अपना मर्तबा कम किया, ये बता के कि उन्होंने सवाल भी भिजवा दिए थे। इतनी भी क्या मजबूरी थी खान साहब, आप इतने बड़े एंकर हैं, आपको ये बताने की क्या ज़रूरत थी। और मतलब कि आप, अब मेरा मतलब है मेरे जैसे बदखा जो हैं या मेरे जैसे जो लोग हैं वो सोचेंगे कि अच्छा आप बाकी पार्टियों के साथ भी ऐसे ही करते होते थे, ठीक है, और करते होते होंगे, सोच सकते हैं ना लोग। अच्छा तो फिर आपके बेशतर इंटरव्यूज ऐसे होंगे, लोग सोच सकते, आप लोगों की सोचों में पहले तो नहीं लगा सकते ना। मतलब आप तो जर्नलिज्म के मेयारात के कोहे हिमालय पे बैठे हुए थे ना, तो उसमें थोड़ा सा उतर के ना आप नांगा पर्वत पे आ गए है। नांगा पर्वत भी बड़ी हाइट पे वाक़या है वैसे, ठीक है ना। तो अगर वो जाके ईगल्स नेस्ट वाले होटल में जाके क़याम फरमाएं और आप देखें तो नांगा पर्वत जो है वो भी बादलों में छुपी रहती। तो लेकिन ये है कि वो बहरहाल वो जो है वो तो उन्होंने बताया कि जनाब ऐन वक्त के ऊपर कम कर दिया गया। तो इसके मुख्तलिफ स्टोरियाँ जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर चुगलियाँ घूम रही थी कि जनाब ये हुआ, ये नहीं हो सका, तैयारी नहीं हो सकी, ये नहीं हो सका। तो मैंने कहा कि चलें सारे लोग, हमने कहा हम भी तलाश करें कि हक़ाइक़ क्या है। तो हक़ाइक़ जो थे वो ये थे जो हमें उनके अपने अदारे के अंदर हमारे जो सोर्सेज थे, यानी कि उस टीवी चैनल के अंदर जो सोर्सेज ने इंकशाफ किया, वो उन तमाम हक़ाइक़ से बिल्कुल मुख्तलिफ थे जो कि इस वक्त मार्केट में घूम रहे हैं या खान साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तो ये बात ये है कि ये इंटरव्यू ना खान साहब करना चाह रहे थे, कामरान खान साहब, और ना ही पंजाब हुकूमत करवाना चाह रही थी। तो फिर किसकी ख्वाहिश थी? समझ जाओ ना, उनकी ख्वाहिश थी कि आपको काम नहीं कर रहे, अगर काम ही नहीं कर रहे तो बकवास तो किया करो ना, कम से कम कि आप बहुत काम कर रहे हो, आप बकवास भी नहीं कर रहे, तो चलो ठीक है, हाँ भाई बाप जो हुक्म। तो आपका हमने इंटरव्यू कामरान खान के साथ करवा दिया, तो वो आप इंटरव्यू दो। अब जनाब वो कामरान खान साहब को हुक्म जब आया तो उन्होंने उनको इंटीमेट किया कि जनाब मुझे ये इंटीमेशन आई है, तो आप बताएं आप कब इंटरव्यू देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन मुकर्रर हो गया, उस मुकर्रर दिन तक तमाम चीज़ें नॉर्मल थी। उस मुकर्रर दिन से एक दिन पहले खान साहब ने किसी इशू के ऊपर गुफ्तगू करते हुए, खान साहब या उनके कुलीग ने, ये अभी वाज़ेह नहीं है, ठीक है, मतलब कि 8 बजे वाले कुलीग ने या 10 बजे वाले ने, ये अभी वाज़ेह नहीं है। ये अंदर की वो जो साहब हैं हमारे दोस्त, बड़े आला ओहदे पे मुतमक्कन है, उन्होंने बताया कि खान साहब से कहीं कोई या उनके कुलीग से कहीं कोई डेडलाइन क्रॉस हो गई, उनके प्रोग्राम के अंदर हुकूमत के ऊपर और इनडायरेक्टली हुकूमत के सरपरस्तों के ऊपर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा तनकीद हो गई। तो मिजाज यार फिर बरहम हो गया। जब बरहम हो गया तो हुक्म आया बुज़दार को कि तुमने प्रोग्राम में नहीं बैठना।
और हुक्म जो है वो प्रोग्राम से कुछ 2-2.5 घंटे पहले आया। तो वो है ना, ठीक है ना, वो मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, सिट स्टैंड। अब मेरी उंगली का इशारा समझे, सिट स्टैंड, सिट स्टैंड। तो वो जैसे जैसे उसको इशारा किया जाता है, वो बिडावा नुमा जो है शख्स जो है वो बैठता और खड़ा होता रहता है। ठीक है, वैसे जमीनों पे कब्जे करने हो, एक डीपीओ का 3 करोड़ पकड़ना हो तो बड़ा एफिशिएंट होता है, ठीक है, बड़ा एफिशिएंट होता है। हाँ। लेकिन वो इस पे भी एफिशिएंट, उसने कहा कि हुजूर जो हुक्म हो वो हुक्म जनाब बजा लाया। और बुनियादी तौर पे प्रोग्राम जब खान साहब भी फिर गुस्से में आ गए, वो अपनी तरफ से तो उन्होंने फिर उसकी ऐसी की प्रोग्राम के अंदर, लेकिन जब वो प्रोग्राम नशर हो गया तो उसके बाद उन्हें बताया गया कि जनाब ये वो तो बैठने के लिए उसने पूरा रट्टा लगा लिया हुआ था सवालों के जवाबों का, लेकिन वो हमारे हुक्म की वजह से नहीं बैठा। तो आपकी ये गुस्ताखी जो है फिर ये तो बहुत नाकाबिले है, माफ़ी है। तो फिर वो जो उस टीवी के या उस अदारे के फिर आला हुकाम जो हैं उन्होंने फिर फौरी तौर पे यात्रा की वो बड़े साहब की और उनसे माफ़ी के तलबगार हुए, माफ़ी मिल गई वैसे। तो ये एक स्टोरी का तीसरा पहलू है, ये कोई हातमी बात नहीं मैं को कर रहा, ठीक है। मुझे ये खबर मिली है जी कि बेसिकली अंदर खाने ये हुआ है, उसमें बुजदार का भी कोई कसूर नहीं है, उसमें खान साहब का भी कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो दूसरा एंकर था जी, वो अपने प्रोग्राम के अंदर कोई गुस्ताखी कर गया। तो जो है हम जैसे जो मुंह फट हैं या बकवासी हैं या जो उस फहरिस्त में नहीं है, तो उनकी गुस्ताखी तो नज़रअंदाज हो सकती है ना कि ये तो है ही गद्दार। तो जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफाइड हैं उनसे गुस्ताखी तो बर्दाश्त नहीं ना हो सकती। फिर वो उनको जो बताया गया कि जनाब आपने ये यहाँ पे रेड लाइन क्रॉस की है, ये द्रोह बरगर्दन रावी, और रावी जो है इस वक्त उस अदारे में आला ओहदे पे फायज है। और इसलिए मैंने कहा कि ये एक तीसरी चुगली थी जो आप तक पहुंचानी थी, इसे चुगली तक रखा जाए, एंजॉय किया जाए। इस तरह की अफवाहें जो हैं वो मीडिया वर्ल्ड की अंदर हम वक्त घूम रही होती हैं, लेकिन मैंने कहा कि आज ये मज़ेदार अफवाह है और मज़ेदार कहानी है जो आप तक पहुंचाई जाए। ठीक, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।